बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम, रफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। 39 मुकदमात में जमानत मंजूर। कराची के मेयर वसीम अख्तर जेल से रिहा हो गए, मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। क्या वसीम अख्तर की रिहाई, इश्क तलबात की छुट्टी, इसारुल हसन की परवेज मुशर्रफ से होने वाली मुलाकात और मुशर्रफ के हक में कराची में वॉल चौकिंग होना, ये कहा जा सकता है आखिर कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। दूसरी जानिब डॉक्टर आसिम हुसैन की मोहब्बत के लिए कनाडा की जानिब से भी अंगड़ाइयां ली जाने लगी। आसिम हुसैन को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कनाडा भिजवाने की दरख्वास्त कर डाली गई। 450 अरब से जायद की करप्शन, मेडिकल तालीम का कबाड़ा, दहशतगर्दों के इलाज का इल्जाम, LPG प्रोजेक्ट में अरबों के गबन के भी इल्जामात से आखिर ऐसा कौन सा कारनामा है जिस पर इंसानी हमदर्दी दिखाई जाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। 20 साल तक पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाने का सिला तुर्क स्कूल अमले की जानिब से 450 के करीब अफराद को 20 नवंबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात में जाती दोस्तियां किस हद तक मुल्की मामलात को खराब कर सकती हैं और पाकिस्तान से गोलन का स्कूल गोल करने का ये मंसूबा क्या तालीम दुश्मनी नहीं। तुर्क स्कूल प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको बताएं कि इसमें पढ़ने वाले 20,000 तलबा का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा, क्या इस जुल्म पर आवाज बुलंद करने वाला कोई भी नहीं। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि जिसका जिक्र तक न था पूरे अफसाने में, वो कतरी शहजादा आ टपका पैनामा में। कतरी शहजादे के खत के बाद शरीफ फैमिली सुप्रीम कोर्ट में किन मुश्किलात का सामना कर सकती है, खत के बाद शरीफ फैमिली को किन मुश्किलात का सामना होगा, ये कम होंगी या बढ़ जाएंगी और कल की समात में क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कल के हवाले से, तोशा खाना के हवाले से आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की नवाज़शात किस किस पर हुई थी। आज एक बार फिर से तोशा खाना का पेंडोरा बॉक्स आपके सामने हम खोलेंगे। सबसे पहले आमिर साहब कराची के हवाले से बात करेंगे। वसीम अख्तर रिहा हो गए, परवेज मुशर्रफ से एक जानी मुलाकातें हो रही थी। आपको लग रहा है कि इश्क तलबात का जाना, वसीम अख्तर का जेल से बाहर आना, कोई डील हो सकती है, कोई मामला तय पाए होंगे जिसकी बिना पर यह किया गया हो? वसीम अख्तर साहब रिहा तो हो गए, उसकी तफसील तो क्रास साहब डिस्कस करेंगे। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि वो रिहा हो जाए, कर दें मेयर नहीं, को। उनकी रिहाई से ज्यादा मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ का लोकल बॉडीज का जो है निज़ाम वो चला जाए। मगर आज कराची की सबसे तो खौफनाक, इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट तो उनकी रिहाई के बाद जब वो अजीजाबाद गए जो कि MQM का गढ़ है, तो वहाँ जो MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के वर्कर्स आमने सामने और कई घंटों ये रही लड़ाई और बड़ी वहाँ पे लग रहा था पॉसिबिलिटी थी, असल बचत हो गई कि खून खराबा नहीं हुआ। मगर ये एक चीज होने जा रही है, होनी थी, आज थोड़ी सी हुई है, अल्लाह ना करे ये फ्यूचर में हो। मगर ये आमने सामने लंदन अल्ताफ भाई का वो डाउन है मगर आउट नहीं है, अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है। और ये भी वो हैं जिंदा जा रहा है MQM भी। अभी MQM सहमी हुई है, अभी इसके पीछे जो है मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है ना की लड़ाई है और उसका क्लियरली पिछले दिनों वाकया एक दो दफा हो चुका है कि रेंजर्स पकड़ के लाती है और जो है उधर से दूसरा एक एस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप उनको छोड़ के अगले दिन वो पाक सरजमीन पार्टी में चले जाते हैं। तो ये अपना सेटल कर ले। शुरू में जब अल्ताफ भाई की तकरीर हुई तो उस वक्त जो सबकी ये ख्वाहिश थी, हम भी कहते थे कि जनाब MQM रिफॉर्म हो जाए और माइनस प्लस हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हो गई, जब उन्होंने कर लिया अभी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है MQM का। जो भी आपको एक आधी मॉडरेट MQM तो चाहिए ना, तो वो अब वो जो मॉडरेट बनी है उसके बाद दरमियान में अल्ताफ भाई लंदन ग्रुप को पनपने का मौका दिया गया। उनके पार्टी उनके फंक्शन हो रहे हैं, टीवी पे इंटरव्यू उनके चल रहे हैं लंदन वालों के, और ये बेचारों को सबको मैं इतला देता हूं इन्फॉर्मेशन कि इन तमाम को लंदन से कॉलें आती हैं, साउथ अफ्रीका से कॉलें आती हैं। आपने देखा होगा टीवी पे कोई नहीं नजर आता, डर के मारे नहीं जा रहा। कराची बड़ी मुश्किल से डर के जा रहे हैं। आज भी वो देखा था आपने ट्रैक पे, सारे सहमे हुए थे, उनकी जरूरत नहीं थी कि लंदन वालों के खिलाफ उतर के उनसे लड़ सके या उनसे बात भी कर सके। सबको जान का खतरा है। कराची MQM इस वक्त जो है पाकिस्तान MQM वाले वो डरे हुए हैं, सत्तार भाई ग्रुप सारा और काफी सारे जो कराची में रह ही नहीं रहे हैं। तो बात यह है कि या तो ये स्ट्रेटजी है कि इन सारों को डराना या फिर ये नलायकी है। मगर वट एवर इसकी कॉस्ट जो है वो नजर आ रही है। कराची ऑलरेडी उसका हर लिहाज से, गंदगी के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से बहुत बुरा हाल है। ये बतदरीज और खराबी की तरफ जा रहा है। क्लास आप इत्तेफाक करेंगे स्ट्रेटजी या नालायकी? मैं ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। आमिर मतीन साहब को एक मैं आज वाकया इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये उसके विटनेस में मौजूद थे, नालायकी की तरफ आ रहे हैं।
ठीक है, आपने कहा कि ये हिकमत अमली है या नलायकी से शुरू करते हैं। ठीक है। आमिर मतीन साहब को याद आ जाएगा कि ये पिछले साल मेरा ख्याल 19 नवंबर की बात है, मुझे डेट भी याद है आज तक, 2015। मैं उसमें था, आमिर मतीन साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे, उसमें समी इब्राहिम साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, एक आध और लोग भी थे। किसी कोई घर में हमारी मुलाकात हुई रेंजर्स के एक बड़े साहब से, जो कराची ऑपरेशन पे हमें ब्रीफ करना चाहते थे कि जी आप लोग इस्लामाबाद से आए हुए हैं, तो आपको हम ब्रीफ करते हैं कि जनाब कि यहाँ कराची के हवाले से क्या सिचुएशन। बल्दियात के इलेक्शन की रात को एक दिन पहले, याद आ गया, एक दिन पहले जी आमिर साहब की मेमोरी देखें कैसे रिफ्रेश हो गई है। वहां पे सवाल और जवाब शुरू हो गए, कराची ऑपरेशन पे भी ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने ये कहा जी आप लोग इस्लामाबाद में होते हैं, आपको कराची का नहीं पता, आपने टॉक शोज करने होते हैं, तो लिहाजा हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं, करें। खैर लंबी ब्रीफिंग हुई, आमिर साहब ने भी सवालात किए, कुछ मैंने भी किए, काशिफ ने, समी ने, अरशद ने, जो जिसकी मतलब था हमने की। मैंने उनसे एक सवाल पूछ, दो सवालात मैंने किए उनसे, मुझे आज तक याद है। एक तो मैंने कहा जनाब ये बताएं कि हम इस्लामाबाद में बैठ के खबरें सुनते रहते हैं कि एक वजीर की ये बेसमेंट से ना कोई कैश बरामद हुआ था, पैसे बरामद हुए थे, कोई आग शाग लगी थी, कोई यहाँ पे कोई लांचे वगैरह पकड़ी गई थी, पहले तो इस पे बताएं। दूसरा मैंने ये कहा जनाब कि ये जो हम सुनते रहते हैं कि यहाँ पे कराची का ऑपरेशन ना कोई स्लो हो गया है, उन दिनों में यकदम हमने देखा कि इसको रिवर्स गियर लग गया था, तो मैं ये दोनों की वजूहत बताएं। उन्होंने कहा जनाब पहली खबर ठीक है, आप सही आपने सुना है कि मिनिस्टर साहब की, ये रेंजर्स के एक बड़े साहब हमें बता रहे थे कि उनकी वाकई उनके बेसमेंट से पैसे भी निकले थे, लेकिन उन्होंने कहा इतना, उनका ये कहना था वो छापा हमने नहीं मारा था, उन्होंने किसी एक और प्रोविंशियल असेंबली का नाम, उसका एजेंसी का नाम लिया था, ये छापा उन्होंने मारा था। मैंने कहा सर अगर आपकी ये नॉलेज में था कि एक वजीर की इससे बेसमेंट से पैसे निकले हैं, मैंने उसी वजीर का कहा, उसी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पे आप लोग छोड़ के आए हैं, आजकल वो बैरून मुल्क हैं, उन पे यहाँ मुकदमे चल रहे हैं, ये किस तरह का सिस्टम आप चला रहे हैं कि बेसमेंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं आप सबके सामने। मैं नाम बताया ना आपको, सारे सहाफी काबिल एहतराम सहाफी हैं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उनमें से कोई डिनाई करे। आप उन्हीं लोगों पे जिन पे केसेस होते हैं, मुकदमे होते हैं, कैश घरों से निकल रहा है, उन्होंने लूट मार किए और सिंध के रिसोर्सेज लूट लिए, अगले दिन आप उनको साथ ला के गाड़ी लेके हिफाजत के साथ एयरपोर्ट छोड़ आते हैं, यार कुछ दिनों में जाएं आप लंदन या दुबई में रेस्ट करें। तो ये क्या उन्होंने कहा, इसका उनका ये जवाब था जी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं गए मुल्क से बाहर, उनका ये कहना था कि जनाब हमारी गाड़ी एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी, मतलब रेंजर्स उनको छोड़ने नहीं गए थे, उनका ये जवाब था। हम चलो चुप करके रह गए, नंबर एक। नंबर दो, जब मैंने बात की कराची का ऑपरेशन जो स्लो हो गया, उन्होंने कहा जनाब कि ये हमने, अब मैं आपकी हिकमत अमली पे आ रहा हूं, पहले नलायक की अब हिकमत अमली। उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने कहा ये हिकमत अमली का हिस्सा है, हमारे पास ऐसी बड़ी कंफर्म्ड मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अल्ताफ हुसैन की कि उनको ऐसी एक डिजीज है, बीमारी है जो 3-4 महीने शायद, बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उनको एक तरह के अब कह सकते इरिवर्सिबल अल्फाज से इंग्लिश में थे, इरिवर्सिबल किस्म की बीमारी है, तो हम वेट कर रहे हैं जरा, मतलब मैं थोड़ा सा देहाती आदमी तो किसी का इतना ब्लांट नहीं कह सकता, मरने का इंतजार कर, मतलब ये था उनका सो मैनी वर्ड्स कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है कोई एक साइड पे हो जाएं तो फिर हम दोबारा MQM को एक तरह से खड़ा करेंगे। ये कैसी हिकमत अमली है क्लास? सुनते हैं आगे, सुना अब हुआ क्या है, जो बेचारों के साथ हाथ हो गया सबके साथ, ये वो उनकी इंफॉर्मेशन की मैं बुनियाद बता रहा हूँ, जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, सबकी बता रहा हूँ ना मैं। अब अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं अब वो माशाल्लाह जिंदा हैं, बल्कि हेल्दी हैं, पहले से भी ज्यादा हैं। पहले तो उनकी इंफॉर्मेशन को दाद देनी चाहिए थी जो 3 महीने का गैस लगा के बैठे थे, नंबर 1। और जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, हमारा तो ईमान है इस पे। दूसरी बात यह है कि ये कहानी सबको बेची गई होगी, अगर हमें बेची गई मीडिया के लोगों को कि जनाब ये चीजें हो रही हैं तो 3-4 महीने सब्र करें, हम नहीं चाहते कि कल को रिएक्शन है और कराची में ब्लड शेड है कि हम ये पकड़ रहे थे, हमारी वजह से हार्ट अटैक हो गया, हमारी वजह से कोई बीमारी होगी। उन्होंने जनाब मेडिकली तौर पर पूरा काम पक्का है, बस 3-4 महीने की बात है, वो साल हो गया, नवंबर है। लास्टली उन्होंने कहा कल MQM बुरे तरीके से इलेक्शन हारेगी, वो खैर जीत भी गई, इलेक्शन बन जाती, वो भी जीत गई। अब अगर ये कहानी इंफॉर्मेशन का ये लेवल है, अगर इंटेलिजेंस का ये लेवल है, मेडिकल रिपोर्ट्स का ये लेवल है, वही कहानी आपने बेची होगी MQM के लोगों को, वही हो सकता है जो नया ग्रुप आपने बनाया उसको बेची होगी, यही कहानियां इन्होंने हो सकता है फरूक सितार साहब को बेची हूं कि भाई साहब वो भी इसी इंतजार में बैठे होंगे जरा कि भाई जो है जरा साइड पे हो जाए तो फिर हम सामने आएंगे। सो इसमें नलायकियों को ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें, सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। बस ये मैंने आपको सिंपल वाकया ये सुनाया है कि जो हमें कह रहे थे ना 3 महीने सब्र करें, ये नवंबर का महीना था, साल हो गया, ये नवंबर है, तो नवंबर में 2 दिन बाद पूरा साल हो जाएगा। बिल्कुल, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे इस हवाले से तो बात करेंगे और यकीनी तौर पर कहा जा सकता है आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर आसिम के हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर कनाडा की
जानिब से इतनी मोहब्बत क्यों शो की जा रही है? इसके पीछे भी क्या कोई हिकमत अमली है या फिर नालायकी हो सकती है? हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब कराची के हवाले से बात हो रही है, यकीनन डॉक्टर आसिम को भी हम साइडलाइन नहीं कर सकते। ये जो कनाडा ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें वहां पर भिजवा दिया जाए, आप हमें बताएं, जिस तरह आप अक्सर बात करते हैं, अगर कनाडा के अपने ही मुल्क में कोई ऐसा केस निकल आए, दहशतगर्दों की मुआवनत, अरबों की करप्शन हो, तो उसको भी रिहा करेंगे इंसानी हमदर्दियों की बुनियाद पर? सरवत पाकिस्तान मुझे लगता है ना कि वो गरीब की भावच कहते हैं, एक मुहावरा जो होता है कि वो कहते हैं गरीब की जोड़ो सबकी भाभी वाला हिसाब है। वो वाला मतलब पाकिस्तान एक अच्छा बनाना एक छोटा लफ्ज रह गया है। अब हर बंदे को पता है हम बनाना है, कोई अगली कोई टर्म इसके लिए निकाली जाए। मतलब जिसका जो जी चाहता है वो आके उसको अपना शहरी डिक्लेयर करके ले जाता है। यहाँ नवाज शरीफ साहब पकड़े गए तो सऊदीज के दिल में रहम आ गए, उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे बच्चे हैं भाई, ये हमें वापस करें। बिल क्लिंटन साहब चल पड़े जी वहां से बकायदा, उस अमेरिका से आए थे मार्च 2000 में। उन्होंने कहा एक शर्त पे आऊंगा जी, नवाज शरीफ साहब को फांसी नहीं लगानी, नहीं लगाते जनाब। अच्छा कतरी पहुंच गए, उन्होंने कहा ये तो हमारे बंदे हैं जनाब, हम तो अब तो कारोबार भी निकला है बचपन की। वो कहते हैं दो भाई जैसे वो होते हैं फिल्म सुल्तान रिया मुस्तफा कुरैशी की फिल्में देखते थे कि दोनों बचपन में एक ही माँ के बच्चे होते थे, कोई अगवा हो जाता था तो बाद में बड़े होकर पता चलता था कि ये भी भाई है तो ये भी भाई है। वो तो कारोबारी भाई निकल आए। यहाँ लेबनीज आ गए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा जनाब मियाँ साहब हमें दें, ले गए। फिर जरदारी साहब के लिए बड़ी एक आपको पता एफर्ट्स हुई, अमेरिकन इन्वॉल्व हुए कि जरदारी साहब हमें दें जी। एक लंबी कहानी है, मैं और भी बहुत से नाम बता सकता हूँ। जो लेटेस्ट है, अच्छा इन्होंने एनआरओ दिलवाने में अपने मुल्क में, आप जरा देखें कि यहाँ क्रिमिनल केसेस थे, कत्ल के केसेस थे। अमेरिकन ने, कंडोलीजा राइस ने और मार्क रायल ग्रांट ने मिल के एनआरओ करवाया कि बेनजीर भुट्टो पे भी केसेस खत्म करवाए, जरदारी साहब पे भी कराए, आफ्ताब शेरपाव पे भी करवाए। लंबी एक लिस्ट है। और 10,000 कहते हैं एमक्यूएम के कराची के लोग थे, उन पे भी केसेस खत्म हुए। सबको इन्होंने आकर चिट दे दी। इनसे सवाल वही है जो आपने किया, अपने मुल्क में इनका प्राइम मिनिस्टर, इनका वजीर, इनका होम सेक्रेटरी इतना फोन कर दे वीजे वालों को कि जनाब कि मेरी उसने आना था, मैंने कोई मुलाजिम रखना था, उसके वीजा का स्टेटस का क्या बना है। इसी बात पे भी वहां पे ये होम सेक्रेटरी को रिजाइन करना पड़ गया था ब्रिटेन में। अपने यहाँ के इनके रूल्स देखें, रेगुलेशन देखें, सख्त, 1 रुपए की करप्शन नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में वही कहते हैं ना, गरीब की भावेज वाला हिसाब हो चुका है। जिसका जी चाहता है मुंह उठाते आके हमें यहाँ पे बंदा लेके उसके बाद वो निकल जाते हैं, देखते रहें। ये मेरे लिए इंकशाफ है, वैसे मेरी नाअहली समझें, मेरी इनकॉम्पिटेंसी समझें कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के बारे में आज इंकशाफ हुआ। द क्रेडिट गोज टू, आज स्टोरी है नेशन में ताहिर नियाज की, वेरी गुड स्टोरी। डिस्प्ले अच्छा नहीं था मेरा ख्याल है, इस स्टोरी को बड़ा डिस्प्ले मिलना चाहिए। अंदर में डंप किए हैं, ये भी तो हमारा तरीका वारदात है ना, हमारे जो डेस्क पे बैठे होते हैं कि जितनी बड़ी अच्छी खबर रिपोर्टर लेके आएगा उठा के अंदर के सफे पे उसको डाल देंगे और किसी ने पढ़ा है तो उसका कसूर है क्या अखबार पूरी कोशिश करता है कि जी के ना कोई ना पढ़े। तो ताहिर नियाज की बड़ी अच्छी खबर है, स्टोरी है और डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टोरी उसने किया, हमने कंफर्म भी किया उससे, उसके वर्जन भी हैं सारे के सारे। ये इंकशाफ हुआ है आज पूरे मुल्क के लिए बम शेल होना चाहिए। जो बंदा इस मुल्क का 5 साल तक ये आसिफ जरदारी के नाक का बाल रहा है, वो पेट्रोलियम का मिनिस्टर रहा है, वो हेल्थ के पीएमडीसी हमारी चलाता रहा है, जरदारी का वो एडवाइजर रहा है, सिंध हुकूमत का भी एडवाइजर था गिरफ्तारी से, वो आपके कैनेडियन नेशनल था। अंडर आपके पाकिस्तान के कानून के ऐन के तहत कोई गैर मुल्की जो है अपनी शहरियत के साथ वो पाकिस्तान में वो सेनेटर भी नहीं बन सकता, वो एमएनए भी नहीं बन सकता। दाद दें इनको कि मसूफ हैं, कनाडा की इन्होंने नेशनलिटी भी ली है, इस मुल्क पे रूल भी किया है। 4-5 अरब के जो अब ये नैब कह रहे हैं हमारे ऊपर ना डालिएगा, मैंने नहीं रेफरेंस बनाया, नैब के हैं जो उन्होंने आप पे बनाए हैं। पहले एक रेफरेंस बनाया, वो चेयरमैन ने उड़ा दिया, उस पर भी बड़ी बातें होती रहती हैं कि चेयरमैन ने कैसे इनका पहला खत्म किया। अब दोबारा नया रेफरेंस बना है, तो उस पे इनके नाम है 480 के 60 रुपए का। अभी जो टेररिज्म के चार्जेस लगे थे वो आपके सामने के मसूफ जो हैं, ये केस है उन पे जो एफआईआर दर्ज हुई है कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल में जितने लोग वहां टारगेटेड किलर से बंदे मारते थे, अगर जख्मी हो जाते तो इनके हॉस्पिटल में इलाज कराते थे। इसके बाद यहाँ पे पीएमडीसी था, तबाह करके रख दिया अपने मेडिकल एजुकेशन को, और पाकिस्तान को बकायदा वार्न किया अमेरिकन ने कि आपके डॉक्टर्स की वो कबलियत नहीं रहेगी। यहाँ पे आपने 90-100 के करीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, लाखों की तादाद में लूट रहे हैं, हर एक से वो पैसा कमा रहे हैं। अच्छे भी हैं कुछ, मैं सबकी नहीं बात कह रहा, कुछ चंद अच्छे भी हैं, आपने खोल दिए। आज वो फरमाते हैं जनाब कैनेडियन जो हाई कमिश्नर उसके दिल में मोहब्बत जाग पड़ी है,
उन्होंने कहा नाम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रिलीज करें, एक डील करें इनके साथ, नए प्री बार्गेन करें कि कैनेडियन हुकूमत जो है ना अपना उनको जो नेशनल बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, उसके जो 500 रुपए बनते हैं ना जो लूटे हैं उसने बकौल नैब के, वो 500 रुपए वापस करें, पहले तो वो करें। जो उन्होंने यहाँ पे पीएमडीसी में एजुकेशन को उन्होंने नुकसान दिया, उन पे स्कैंडल है उसका करें। उन्होंने जो वहां पे उन पे एक स्पेशल अदालत में केसेस चल रहे हैं, बल्कि कैनेडियन को तो इस पे शर्मिंदा होना चाहिए था कि हमारा शहरी जो है वो अच्छी प्रैक्टिसेस करने की बजाय मॉडर्न दुनिया से आके पाकिस्तान में एक बेहतर शहरी, एक रोल मॉडल बनता, उस पे इतने बड़े इल्जाम। मतलब कनाडा को तो इनकी नेशनैलिटी इनकी रिवोक कर लेनी चाहिए थी कि ये कैसा हमारा शहरी है जो पाकिस्तान में किया है। 500 रुपए के उस पे नैब ने उस पे केसेस बना दिए, रेंजर्स ने उस पे केस बनाया है कि ये अपने हॉस्पिटल में ये दहशतगर्दों को इलाज करते हैं। मतलब पीएमडीसी से रिलेटेड पीएससी के सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है। मतलब कैनेडियन को इस पे दे शुड हैव फेल्ट, एक उन्हें एक तरह का एम्बेरस होना चाहिए था कि यार हम किस तरह के लोगों को नेशनलिटीज दे रहे हैं। या कैनेडियन भी उसी रूट पे चल चुके हैं, कोई दुबई लंदन के पाकिस्तान से माल लूटो, यहाँ के लोगों का पैसा लूटो, हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, ब्लैक मनी ले आओ, इसको लीगल कर लो। मतलब ये कैनेडियन को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपका शहरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करके, और कनाडा हमारे शहरी पकड़े जाते हैं, उनको ये ट्रीटमेंट देने को तैयार होंगे, ये उनको रिपेट्रिएट करेंगे, सबको पता है, उनको रिपेट्रिएट करेंगे। ये मतलब है। अब आप देखें वहां पे हमारे वो बैठे हुए हैं एक ये साहब, वो भी ब्रिटिश नेशनल थे सर, ये तारिक अजीम साहब, वो कनाडा में बैठे हुए, मेरा ख्याल उन्हीं ने मशवरा दिया होगा ये सर। वैसे दुख होता है। अच्छा फॉरेन ऑफिस को देखें, उन्होंने आगे टोर दिया है। एक उम्मीद है थोड़ी सी, मेरा ख्याल है, अब आप वो कहेंगे चौधरी निसार अली खां कि वो तहर नियाज की स्टोरी के बकौल के उन्होंने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसको अपोज किया, फॉरेन ऑफिस भी इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस जरदारी साहब की पहुंच देखें, उन्होंने कहां से ताने बाने मिला लिए हैं कि कनाडा को कहा कि आप कहें। ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, ये कैनेडियन ये डिप्लोमेटिक उनको सोचना चाहिए, उनके एम्बेसडर को सोचना चाहिए, हाई कमिश्नर को, कि क्रिमिनल एक एक्टिविटीज में बंदा इन्वॉल्व है, आप यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन का डोल लेके आ गए हैं, आपको तो उनकी नेशनैलिटी खत्म कर देनी चाहिए। माफ कीजिएगा, सारा गुस्सा कनाडा पे ना निकालें, वो तो उनका तो वो अपने शहरी है, जैसा कैसा भी है उसके वो इंसानी हकूक के लिए लड़ रहे हैं। बंदे कत्ल करके यहाँ तो हमारा है कि डुअल नेशनल है एक बंदा जो कि कैनेडियन शहरियत है, और कानून भी अब तो खैर बन गया हुआ है, उसके बावजूद उसको पाकिस्तान के जिसकी के एक क्वीन को, जिस तरह तारुल कादरी पे इल्जाम लगता है कि उसकी पहली जो लॉयल्टी है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के साथ है, जो कनाडा की मलका मानी जाती है, उसके बावजूद इन ओहदों पे नवाज और हुसैन नवाज, मैं इधर ही आ रहा हूं कि ये आप उन ओहदों पे लगा देते हैं जिनकी लॉयल्टी पाकिस्तान स्टेट के साथ नहीं है, और ये सबके साथ है। यही हसन नवाज और हुसैन नवाज प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं। हम नहीं पूछ सकते कि जनाब आपके पास क्या क्या जायदादें हैं, अभी सिर्फ रेलेवेंट जायदादों का पूछ रहे हैं, मगर उनसे कि जनाब वो यहाँ पे रहते नहीं है, लिहाजा हम वो पूछते नहीं, पाकिस्तान के लॉ में हम पूछ ही नहीं सकते। इसी तरह जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब है, ये नसीम अशरफ के दौर में आए, इस तरह ही बड़ा वो जो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट कमीशन बनाया करके ये भाग गए। अभी भी शायद वो अमेरिकन नेशनल है, उन्हें लेस्को का इंचार्ज बनाया है, कल को इनकी हुकूमत चली जाएगी वो फिर भाग जाएंगे। पॉइंट ये है कि ये जो सारा पैनमा पे अगर आप इजाजत दें तो आ जाऊं। ब्रेक के बाद हम पैनमा की तरफ आएंगे। पैनमा पे आके मैं कहूंगा कि पैनमा का इशू क्या है कि अभी बीच में सारा उसका कलीदी किरदार अब सैफुर रहमान पे रुक गया है कि कतरी शहजादों के वो पार्टनर थे, तो उनकी पहली लॉयल्टी कतर के साथ है या पाकिस्तान के साथ है? पाकिस्तान के आम शहरी को कनाडा के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस मुल्क में आके इदारे तबाह किए हैं, लूट मार के जिन पे इल्जामात हैं, जिन पे या क्रिमिनल एक्टिविटीज के इल्जामात हैं, आपका वहां पे जो आम शहरी को वोट देता रहे, लेकिन आप हर मामले में कनाडा की गवर्नमेंट को तो कसूरवा नहीं कह सकते, अपने हुक्मरानों को भी तो अपने यहाँ कनाडा को प्राइम मिनिस्टर को कहें जरा 10 रुपए की करप्शन करके दिखा दे, उसको कहें किसी एक क्रिमिनल को, टारगेटेड किलर को अपने हॉस्पिटल में इलाज करवा के दिखा दे। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने क्या कर लिया क्लासेस साहब, सॉरी टू से, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया? मतलब यह है कि उन्होंने दो दुनिया बनाई हुई है। जो ब्रिटेन में अगर आप वहां पे करप्शन कर लें तो मारे जाएंगे, आपको जरूर आप उसको ब्रिट्स को आप इजाजत नहीं है, दुबई में आप वहां इशारा नहीं तोड़ सकते, करेंगे वो आपको रिपोर्ट कर देंगे, आपको जेल में डालेंगे। कनाडा में आप 2 रुपए की, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, जो उनके 2 रुपए की करप्शन करके दिखा दें। हमारे यहाँ जो जितना बड़ा करप्ट हो जाए, वो कंडोलीजा राइस भी आ जाती है नारो करवाने के लिए, मार्क ब्लेयर ग्रांट साहब भी आ जाते हैं, सऊदीज, कतरीज, लेबनीज, अमेरिकन, अब कैनेडियन। यार इस मुल्क में
फिर बंद कर दें सारी सिस्टम, ये सारी चीजें आप कहते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। क्लासेस साहब एक ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर तो बात करेंगे। इसके साथ साथ जब ये वफादारी के हवाले से बात करते हैं कि किसकी वफादारी किसके साथ होगी, तो इसमें पैनामा का जिक्र जरूर आएगा। कतरी शहजादे की जानिब से जो खत आया उसके बाद कल को होने वाली समाअत में क्या मजीद पेशरफ्त हो सकती है, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से आप वफादारी के हवाले से बात कर रहे थे, अगर हम पैनामा को सामने रखते हैं, कल भी इसकी समाअत होने जा रही है। अब जो खत सामने आया ये तो मिक्स्ड लॉयल्टी के ऊपर आके बात रुक गई है कि ये आखिर वफादारी किसके साथ, ये अपने मुल्क के साथ या कतर के साथ की वफादारी? ये बिल्कुल जो आगे बात कर रहे थे ना, मिक्स्ड लॉयल्टीज की है, कतर पाकिस्तान, ये सैफुर रहमान साहब की और ये अब इनकी मियाँ साहब की इस पे आते हैं। मगर कल का केस जो है ना, अभी क्योंकि सारी आंखें उधर ही लगी हुई हैं और ये जब से एंट्री आई है कतरी शहजादों की, तो वो एक उसमें जो अंग्रेजी का एक मुहावरा वो कहते हैं ना कि इट हैज रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन इट हैज आंसर्ड, के सवालात और पिछले जवाब आए नहीं है और नए सवालात बढ़ते जा रहे हैं, सवाल दर सवाल निकलता आ रहा है। अभी जो सवाल मजीद जो कल के ही फॉलो अप चल रहे हैं कि जनाब, वो पहली बात तो ये कि पहले ही ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक इल्जाम तो आ जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि इन्होंने पार्लियामान में कुछ और कहा था और वहां ये कतरी शहजादे का जिक्र नहीं था, जद्दा की स्टील मिल बेच के कहा था पैसे खर्चे गए। अब ये कतर वाली स्टोरी आ गई है। कतर वाली स्टोरी के भी बड़े दो चार जो मेन जो आ जाते हैं इश्यूज, वो ये आ जाते हैं कि सारा मलबा डाल दिया गया है, ज्यादती है कि अपने मरहूम वालिद साहब के ऊपर कि जस्ट बिकॉज क्योंकि वो फौत हो चुके हैं जवाब नहीं दे सकते। मगर ये बुनियादी तौर पे कहा कि इल्जाम क्या देखें, कोई अपने बाप पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि उन्होंने क्योंकि डिक्लेयर नहीं किए थे इसलिए वो ब्लैक मनी हो गई। आप देखें कि मरहूम वालिद में मुझे इंटरेस्ट है इसी पे, मैं कल इन्होंने जो जवाब जमा करवाया था उसमें एक बड़ी खौफनाक लाइन है, एक पैरा है, अगर आप उनको मैंने कल बताया था, उस पैरे में यह बताया गया है कि ये जो इत्तेफाक फाउंड्री थी, मियां शरीफ साहब उनके भाई जो हैं वहां पे वो कैश भी रखते थे, जेवरात वगैरह सारे के सारे वहां पे रखे जाते थे। और वो जब नेशनलाइज हुए तो वो हमारे जेवरात और हमारे पैसों का नहीं बताया था कि कितने पैसे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके बुजुर्गवार जो थे वो, ये तो ब्लैक मनी चली होगी ना। ब्लैक मनी जो है कि इत्तेफाक फाउंड्री के लॉकर्स से, उन लॉकर्स में शरीफ फैमिली जो है ब्लैक मनी रखती थी, क्योंकि व्हाइट मनी तो बैंक में रखी जाती है। बिल्कुल। सो ये उनको अपना कहा है हुसैन के अपना जवाब जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, अपने दादा पे उन्होंने अपने उन पे चचाओं पे या वो जो थे ये इल्जामात लगाए हैं। ये इल्जाम ही कहेंगे, ये सीरियस क्राइम है। मजीद इल्जाम ये लगा दिया है कि बुनियादी तौर पे ये कहा है कि 1980 में जो उनके बाहर पैसे थे उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी डिक्लेयर नहीं किए थे इसलिए वो सारी ब्लैक मनी की उसमें जाता है। इल्जाम उन पे है। अब ये अपने मरहूम वालिद पे इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ, कानूनी तो छोड़े, बुरी है। प्राइम मिनिस्टर के तो वालिद साहब है ना, शहबाज शरीफ साहब की, हुसैन नवाज का जवाब आया, हुसैन नवाज जो भी इकट्ठी है ना, दादा पे या वालिद पे एक मरहूम शख्स के ऊपर जो है ना इस तरह के इल्जाम लगाना कि उनकी ब्लैक मनी थी, ये आ गया। दूसरा फिर उससे क्वेश्चन सबसे बड़ा जो अब राइज हो जाता है कि हम पिछले 36 साल से रेडको के इशू और ये जो कर रहे थे वो कंट्रोवर्सी और थी। अभी जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सीरियस ऑफेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि डिस्क्लोजर, कि आपने क्यों नहीं बताया था कि ये अलसानी ग्रुप आपके पार्टनर्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो पहले फॉर एग्जांपल जो रेडको है उसके अंदर 40% अभी सैफुर रहमान साहब आज बड़े एक्टिव थे, बड़े चैनल में हर जगह कह रहे थे, जिस तरह उनको सीख करके बुलाया जा रहा है, हर जगह नजर आ रहे थे। और उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि रेडको उनकी साइट पे भी मौजूद है कि रेडको के अंदर 40% उनके शेयर्स हैं और 60% जो शेयर हैं वो जो जासिम साहब जो उनके बेटे हैं हमद साहब के, उनके वो पार्टनर हैं। सो बुनियादी तौर पे रेडको कंपनी उनकी है। सो रेडको के पास क्या क्या प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान में, काफी सारे थे। मोटरवे का काफी सारा सेक्शन जो है ना मोटरवे का उन्होंने बना के दिया, ये पंजाब हाउस उन्होंने बना के दिया, ये रेडको के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। सैफुर रहमान के जो कि अलसानी का पार्टनर है, ये इस ग्रुप के पार्टनर हैं, हमद और जासिम साहब उनके 60% के पार्टनर हैं।
तो और जो कि अलसानी साहब, नवाज शरीफ साहब ने खुद क्लेम किया दिया कि मेरे पार्टनर हैं, इसका मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि आपने अपने पार्टनर्स को ये थ्रू आउट पिछले 20-30 साल से प्रोजेक्ट मिल रहे थे। ये तो थे ना शुरू के 1993 के मोटरवे वगैरह के प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली इस दफा आप देखें ना, सवाल अब दोबारा आ गया। सबसे पहले तो आया कि जनाब पोर्ट कासिम का जो है अल मिरकाब जो है वो जासिम, ये मोहम्मद बिन जासिम जो है, इनकी कंपनियां उनको दिया गया और उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बड़े इश्यूज रेज किए गए थे कि जनाब ये ट्रांसपेरेंटली नहीं दिया गया। ये इसमें इसकी जो याद रहेगी, सीपेक का ये पहला एनर्जी कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, $1.99 बिलियन का, $2 बिलियन। आपको ये भी बता दें, आप जानते हैं जो ये मैं खत्म कर दूं कि ये $2 बिलियन का प्रोजेक्ट जो दिया गया, जिसपे क्वेश्चंस थे, अपने पार्टनर्स को दिया ना, अब तो दूर नहीं आ गई। कतर की डील भी उन्हीं को, कतर की अब उससे आगे एलएनजी आ गई, उधर गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वहां भी कहा कि जनाब फर्नेस ऑयल की बजाय एलएनजी महंगी पड़ रही है हमें। फिर जनाब के इसके अंदर जो है ना, चाइना और इंडिया को जो है ना 9% पे लेके ब्रेंट के गए हैं, हमें 14 पे मिला। बड़े एलएनजी पे सवाल थे, मगर वहां पे इन्होंने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया कि ये जो है हमारे वाकिफ है। अब तो खुद ही फंस गए ना। और ये सीधा ये खासतौर पे पोर्ट कासिम तो वो डायरेक्टली पार्टनर्स हैं इनके, पोर्ट कासिम डायरेक्टली पार्टनर्स निकल आए हैं। जो वहां पे कोल बेस्ड प्रोजेक्ट दिया गया है वो तो डायरेक्ट अपने पार्टनर्स को दिया। सो ये एक बड़ा नया खौफनाक प्रोजेक्ट आ जाता है कि ये आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि आप अपने पार्टनर्स को विदाउट डिस्क्लोजिंग कि वो आपके पार्टनर्स थे और आपके 1980 से वो पार्टनर चलते आ रहे हैं। सो उस ग्रुप को जो पाकिस्तान से सारा बिजनेस मिला वो सारा के सारा क्वेश्चनेबल हो गया। उन सारी डील्स को दोबारा आपको देखना होगा इस रोशनी में, इस डिस्क्लोजर। ये तो खुद ही फंस गए। तो मैं चाहता हूँ, ये तो आमिर साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव बता दिया। आमिर साहब ही बताएं, इनके पास बैकग्राउंड है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सैफ रहमान की दोस्ती कैसे लगी थी, मुश्तरका। अब क्वेश्चन ये पॉइंट है, आप बताएं। सैफ रहमान साहब ने कहा जी, उनकी कंपनी का लिखा हुआ भी है कि मैं 1982 से जो है ना रेडको ग्रुप जो है ना कतर में हूँ। नहीं, और मैं हुसैन नवाज ने कहा कि 1900 जो है ना, इन्होंने जो लेटर दिया है 1980 का जिक्र किया है। अब यही क्वेश्चन है कि सर ये रेडको इस्लामाबाद में क्या करती थी, आपको याद है? इनका शोरूम था यहाँ पे, मर्सिडीज मियां साहब को 25 BMW जो दी गई थी वो केस बिल्कुल, वो आप बताएं सारा आखिरी बात कह देता हूँ, आप बताएं। क्वेश्चन ये है कि ये सैफ रहमान साहब ने ये कतरी शहजादे डिलीवर किए हैं या इनके कतरी शहजादे थे इनके बकौल, और सैफ रहमान साहब को फ्रंट मैन कान को इधर से पकड़ लूं या इधर से पकड़ लूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस कि भाई इन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिए हैं या सैफ रहमान ने डिलीवर किए हैं, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बात तो वहीं रहेगी ना। सिंपली लोगों को ये बताना है कि मियां साहब को भी बड़ी गाड़ियों का माशाल्लाह शौक है, पैदाइशी अमीर थे वो, अभी भी हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी दौलत दी है, बहुत ज्यादा दी है। तो इनकी दोस्ती की वजह यह थी कि रेडको के जो सैफ रहमान साहब जो हैं, इनका यहाँ पे BMW का शोरूम था, अभी भी है शायद, मेरा ख्याल है, वो वहां बैठते थे। मियां साहब को बड़ी गाड़ियों का बड़ा शौक है। मोटरवे बनाने के पीछे ये भी कहा जा सकता है कि मियां साहब को मतलब पूरी स्पीड के साथ शौक था। खैर मुल्क को भी फायदा हुआ है उससे। तो इनकी दोस्ती की वजह यह थी कि मियां साहब जो हैं इनके क्लाइंट भी थे या इनसे BMW वगैरह जो है वो उनसे मतलब जो भी था। सो मियां साहब का इनकी वहां से दोस्ती शुरू हुई थी, BMW का शोरूम था। और सैफ रहमान साहब कारोबारी बंदे के साथ तो किसी भी कोई वजीर आला वजीर आजम की बातचीत हो जाए वो तो रातों रात अरबपति बन जाता है। सैफ रहमान कैसे माफ कर सकता था कि एक वजीर आजम उनके हाथ चढ़ जाए, वो एक क्या 10 BMW जो है उनको राइड करें, उनको चलाएं। सो ये बड़े इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, नथिंग पर्सनल, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। आमिर साहब मुझे ब्रेक पे जाना होगा। मेरा ख्याल है आइंदा आने के लिए ना सिर्फ अपने को शुआरे देने की जरूरत नहीं हुआ करेगी, आपको अपने बच्चे, वालिदैन और घर के नौकरों के भी देने चाहिए, अब बाद में चेक कर सकेंगे किस किस के क्या क्या बढ़े। मैं मायूसी वाली बात नहीं करना चाहता, जिन पे केसेस प्रूव हुए हैं, मतलब आज वसीम अख्तर पे जिन्होंने 39 केसेस रजिस्टर्ड कराए थे उनको भी आज जमानत मिल गई है। डॉक्टर आसिम के लिए आज कैनेडियन आज प्राइम मिनिस्टर और ये मुल्क बस ठीक है। अब आप चल रहा है, देखते हैं मायूसी किस तरह से चलता है। क्लास में छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पे तो बात करेंगे और कल की समात में क्या होने जा रहा है, क्या मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, ये चीजें डिस्कस होंगी। इसके साथ साथ 20 साल तक पढ़ाने का सिला किस सूरत में मिलता है ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। टर्की स्कूल्स के हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब, आज तुर्क सदर भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और स्कूल्स के हवाले से भी बात सामने आई है कि अमले को भेजा जाएगा तारिकीन वतन। ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, याद होगा आपको। अमल दरामद हम कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इस ग्रुप का काम देखता रहा हूँ। ये दुनिया के बड़े 3 स्कूल्स के ग्रुप में है, बेहतरीन स्कूल में। और सिर्फ लीड के लिए ना, लाहौर संत नगर के अंदर इन्होंने एक स्कूल था जो कि चरसी भंगी वहाँ बैठे रहते, वो लेके बड़े सस्ते पैसे पे, कम फीस पे गरीब लोग भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और मैंने ये जो स्कूलों के लोग हैं इनको अर्थक्वेक में देखा हुआ, पाकिस्तान में फ्लड्स के अंदर साउथ पंजाब में जब आया था, इन्होंने इतनी खिदमत की। मुजफ्फरगढ़ में अभी भी अपने उसमें चंदे दे के जो है ना ये स्कूल और वो अस्पताल वगैरह बनवा रहे हैं। ज्यादती है। असल में बात यह कि तुर्की से हमारी मोहब्बत खास है, वो हम पहले भी इसको अंडर एस्टिमेट किया ही नहीं जा सकता। खास मोहब्बत है तुर्की के लोगों की हमारे से और हमारी उनके साथ। उसको हम हुकूमतों के साथ लेवल पे नहीं ला सकते। और नवाज शरीफ साहब अर्दगान की अपनी एक जाती जो है वो ये जातियात को जो रियासत में मिक्स करते हैं, बड़ी गड़बड़ है। तुर्की से एक क्राइसिस से गुजर रहा है। तुर्की में अर्दगान साहब की तुर्की की फौज के साथ सेकुलरिज्म वर्सेस वो चल रहा है, सिविल मिलिट्री का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर उनकी गुलेन साहब के साथ एक लड़ाई चल रही है। याद रहे कि अर्दगान गुलेन मूवमेंट की जो हिजमत मूवमेंट है उसकी खुद पैदावार है, उन्हीं की वजह से ये प्राइम मिनिस्टर बने। और बाद में जब इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लग गए तो इन्होंने उस पे बाद गुलेन वालों ने भी इनके खिलाफ हो गए और इन्होंने जो है उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिए। मैं उनकी साइड भी नहीं लेना चाहता, उनकी खूबियां भी बड़ी हैं कि वो बड़े लिबरल किस्म का इस्लाम वो देते हैं, मगर वो एक कल्ट भी है। मगर हमारा जो तुर्की से मोहब्बत है, हमें उनकी दाखिली सियासत के साथ सरोकार नहीं होना चाहिए। हमारा तुर्की के तमाम लोगों के साथ प्यार है। हमारी यही स्टेट की पॉलिसी रही हुई है। हमने सीरिया के अंदर हमारी यही पॉलिसी है कि हम रियासत सीरिया के साथ हैं, तो हम रियासत तुर्की के साथ, तुर्क लोगों के साथ हमारी मोहब्बत है। हम ये जाती एक अर्दगान साहब से ऊंची है, ये ऊंची है। सो उनसे नवाज शरीफ साहब अगर उनको डिलीवर करें, उनकी भी ज्यादती है ये हमारे से ये डिमांड करना। और हमारी भी बड़ी ज्यादती है कि इन लोगों ने 20-20 साल से हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और वो बड़े बेलौस किस्म के लोग हैं। मैं उनसे बड़ा इनके स्कूलों में जाता रहा हूँ, एक लेवल पे मैं इन्वॉल्व था, और बहुत अच्छे स्कूल चला रहे हैं, बड़ी खिदमत की है। और एकदम से 400 फैमिलीज हैं कि ओवरनाइट वो वीजा इनके कैंसिल करके चौधरी निसार साहब जाके इंग्लैंड में मार्क लायल के साथ बैठे हुए, वो पता नहीं क्या यहाँ से भाग रहे हैं अदालतों से, या कोई अपनी कोई पॉलिटिक्स वहां पे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर बड़ी ज्यादती है कि ओवरनाइट आप कहें 400 फैमिली के चले जाएं बस। अब आप क्या कहेंगे क्लास? मैं ये कहूंगा कि ये जो 400 लोग हैं, चलें 400 फैमिली सॉरी 20,000 बच्चे हैं और कोई 200 के करीब जो है ना यहाँ ब्रांचें हैं उनकी। जी, इसमें सवाल यह है कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये डिपोर्ट हो जाएंगे, वीजे कैंसिल हो जाएंगे, इन तमाम को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जाएगा। वो ये बात जानते हैं, इसलिए वो एहतजाज। और मैं दुनिया के सिविलाइज मुल्कों की कहानियां देखें, आपका ब्रिटेन जो है, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस कभी भी किसी को वो रिपेट्रिएट नहीं करते, कुछ भी हो जाए। उन्होंने मांगा है ना उनसे, हालांकि तुर्की अमेरिका के इनके कितने स्ट्रेटेजिक इनके इंटरेस्ट हैं, इवन अमेरिकन के, इनके आप नेटो देख लें, बला बला और चीजें हैं तुर्की की, बल्कि F-16 सारे तैयारे बनते वहीं पे हैं, उसके तुर्की के पास बनते हैं। अमेरिकन ने उनको एक्सेप्ट नहीं की उनकी कि जनाब के आप आए गुलैन को ले जाएं, जो उनके हैं वो उनके मूवमेंट के सरबराह हैं, और ले जाएं और इनका आप उस पर प्रोसिक्यूट करें, उसमें जो भी कंस्पिरेसी थ्योरीज देखें आप। मैं एक और, आप क्या ये आप अफोर्ड कर सकते हैं जो बात आमिर ने की है, सारी उम्र नहीं रहना इन्होंने। ये जो हमारे मई सुल्तान हैं, हमारे मेरे सुल्तान साहब हैं, चेंजेस आती रहती हैं फितरी तौर पर। आप वहां पे टर्क जो नेशनल्स हैं उनको दुश्मन मत बनाएं। तो मेरे कजन थे वहां पे, ये तुर्की में कुछ अर्सा उन्होंने वहां पे सर्व किया है, मुश्ताक नाम है उनका, उन्होंने मुझे वाकया सुनाया। कहते हैं जब यहाँ पे जलजिला आया तो अम्बेसी के बहर वहां पे लोग डोनेशन देने गए, पाकिस्तानी अम्बेसी के बहर वहां पे तुर्की में। एक वहां तुर्क खतून जो है वो जेवरात लेके आई अपने सारे, वो पहने हुए थे, उसने जेवरात उठाए, वो आई विटनेस हैं, उन्होंने उठा के सारे खिड़की पे रख दिए वहां पे, उस पे जो पाकिस्तानी अम्बासी के ऑफिशियल थे। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये डोनेशन है। उसने कहा हम तो ये जेवरात नहीं लेते। उसने कहा नहीं आपको लेना चाहिए, इसको लें, बेच के पैसे भेजो। उसने कहा रीजन, उसने कहा हमें अपनी दरसी कुत्तों में पढ़ाया जाता है कि जब यहाँ खिलाफत मूवमेंट उसमें 20s में यहाँ तबाही हुई थी, तो यहाँ पाकिस्तान जहां पे आज है, बड़े सगीर की हिंदुस्तान की खवातीन ने अपने जेवरात तक हमारे लिए भेजे थे। हम उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं कि अगर आज आप लोग मुश्किल में हैं तो हम जेवरात भेज रहे हैं, क्योंकि जेवर जो है औरत के लिए सबसे बड़ी कीमती चीज है। आज आप क्या कर रहे हैं, ये बता रहा हूं कि कैसे वो रिपेयर करने के लिए खड़े हुए थे कि जनाब कि आप ही अपने जेवरात दें।
आज आप क्या कर रहे हैं, 400 फैमिलीज को उठा के हवाले कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे उतरें और गिरफ्तार हो जाएं सारे बच्चों समेत। वहां तो कोई तफरीक है, 40,000 पहले है। मैं थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूं इस मसले पे, क्योंकि इस्लाम ही बिकता है ना हमारे यहाँ सारे का सारा। 3-4 चीजों पे मेरा ख्याल उर्दगान साहब को थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, और वो माशाल्लाह हमारे मेहमान हम कदर करते हैं उनकी। कल ज्वाइंट पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे हैं, मगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूं। मैं 2-3 वाक्य सुनाना चाहता हूं। एक तो इनको मेरा ख्याल है खुदा ने इनको इज्जत दी थी, कू हुई थी, कू में कुछ भी हो सकता है, खुदा ने इनको इज्जत दी, बच गए, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। इनको थोड़े से रूट कौन से लेने चाहिए? कुरान पाक की मैं आपको एक आयत का मैं बताता हूं। मैं अक्सर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर एक FM पे आता है, उस पर कुरान पाक की तिलावत भी हो रही होती है, तर्जुमा भी, तो मैं अक्सर उसको सुनता रहता हूँ कि आपको मौका मिल जाता है। अभी मैंने सुना 1 हफ्ता पहले बदले पे, रिवेंज पे, कि खुदा ये कुरान पाक में कह रहा है कि अगर आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जो भी है सारे का सारा कंसेप्ट पूरा उन्होंने बयान किया। आखिर पे कहते हैं लेकिन जो बदला नहीं लेते खुदा उनको पसंद करता है, उनको पसंद करता है। बेशक ये मैंने भी सुना है, ये मैं उसके कुरान पाक की आयत और भी है, मैं उसका तर्जुमा पढ़ता रहता हूँ। आपको एक और 2 वाक्य सुनो। फतह मक्का हुआ जी। मतलब हजूर पाक ने तो किसी से रिवेंज नहीं लिया कि जनाब कि आपने उनके रिश्तेदारों को उनको कत्ल किया हुआ था, उनके चचाओं को, उनके रिश्तेदारों, सबके लिए माफी। और तीसरी, जब यहां पे यरूशलेम को फतह किया था इसने सलाहुद्दीन अयूबी ने, आज तक यूरोपियंस क्यों जरा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मुसलमानों के बारे में? जितनी भी क्रिश्चियन फोर्सेस थी उन तमाम को सेफ रास्ता दिया था, कोई वहां कत्लेआम नहीं किया गया था, कोई वहां पे रिवेंज नहीं लिया गया था। हमारे इस्लाम में बड़ी गुंजाइश है बदला ना लेने की, वहां माफ कर देने की, एक एमनिस्टी डिक्लेयर करने की। अगेन उर्दगान साहब जो हैं उनका मुल्क है, जैसे चाहे करें, बट हम हम्बली ये सजेस्ट करेंगे कुरान पाक की आयत पढ़ लें कि बदला लेना जो है वो खुदा कहता है मेरे नजदीक अच्छी बात नहीं है। इवन फतह मक्का तैफ का वाकया कि हजूर पाक पे उन्होंने पत्थर फेंके, जख्मी हुए से हमारे हजूर पाक, फिर भी दुआ की हम समझा सकते, जो इन्होंने हमारे यहाँ पनाह ली हुई है उनकी जान छोड़ दें, कोई वक्त गुजर जाएगा, हम तसल्ली, गवर्नमेंट ये तसल्ली कर ले कि उनको पॉलिटिक्स ना करने दें। मत करें, ये हुकूमत पाकिस्तान गलत कर रही है। अब टर्किश 400 बंदा उठा के उनके हवाले कर लें, 400 फैमिली, जब उनका जी चाहे वो आके स्कूल खुलवा लें। उस वक्त भी यही लोग थे, मतलब ये कहा जा सकता है ना कि जाती दोस्तियों की बिना पर ये दोनों ताल्लुकात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम में भी बता रहा हूँ, डिप्लोमेटिक भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। कल को कि टर्क्स का बहुत बड़ा एक तबका है जो इनके खिलाफ है, मतलब 50-50 है ये, इनके हामी भी 50 हैं, इनके जो अपोनेंट्स है 50 हैं। इस्लामिक लिहाज से बात करें तो बड़ी गुंजाइश का शिकार नहीं होना चाहते। हम रियासत तरक्की के साथ मोहब्बत करते हैं, उसके लोगों के साथ बिल्कुल मुल्की मामलात को पहले सामने रखना चाहिए, जाती दोस्तियों को एक साइड पर रख देना चाहिए। और इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम में बेहद गुंजाइश मौजूद है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।